चलिए सर करें स्टार्ट जी। कॉपीज ओपन कर लीजिए बच्चे। लास्ट क्लास हमने हेड्स के नाम लिख लिए थे। आज थोड़ा सा स्लैब रेट पे काम करते हैं और फर्स्ट चैप्टर भी मैं आपको शो करूंगा जो आपकी बुक के अकॉर्डिंग है। उसमें क्या क्वेश्चंस है मैंने पीडीएफ में ले लिए, बल्कि मेरी तरफ से एक्स्ट्रा ही क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, तो एकदम से तो नहीं सॉल्व कर पाएंगे, पहले राइटिंग पार्ट करते हैं, समझते हैं टैक्स लायबिलिटी कैसे निकलता है, कैसे स्लैब रेट्स को रीड किया जाता है, देन उसको कॉपी पे सॉल्व करेंगे। क्लियर? तो राइटिंग पार्ट में एक बार देखेंगे प्लीज सभी लोग कि हमने लास्ट क्लास में एक बार तो हेड्स के नाम लिखे थे, फटाफट जल्दी। पहला क्या नाम था? सैलरी। नंबर 2 हाउस प्रॉपर्टी। नंबर 3 पीजीपी। नंबर 4 कैपिटल गेन। नंबर 5 इज द अदर। अभी मैंने इसके सेक्शंस आपको नहीं लिखवाया, जरूरत नहीं है, जब जरूरत पड़ेगी साथ साथ चैप्टर पढ़ते वक्त वहीं से हम चलेंगे। नंबर 2 कल हमने मेन चीज पढ़ा जी, व्हाट डू प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर। सिंपल भाषा में प्रीवियस ईयर इज दैट ईयर, बुक में बड़ा अच्छा खासा लिखा हुआ है ऑलरेडी। वो नोट्स बुकलेट टाइम पे सब आता ही, आपको पता है, फाइनल टच हाई स्कोर वगैरह वो सब लेके स्कैन करके आपके ग्रुप में डाल दिया जाता है, कोई इशू नहीं है, बच्चा वहां से पढ़ लेता है। पर मेनली पूछा जाए प्रीवियस ईयर मतलब दैट ईयर इन विच असेसी अर्न द इनकम। असेसमेंट ईयर इज ईयर दैट ईयर इन विच अर्न करी हुई इनकम पे एसएससी क्या पे करता है जी? टैक्स पे करता है, सिंपल। फिर मैंने लिखवाया था आपको 5 इस पॉइंट की क्या है बच्चे? एक्सेप्शन। वो 5 एक्सेप्शंस कौन सी थी? ध्यान से सुनते हैं पहले। शिपिंग बिजनेस ऑफ एनआर, पर्सन लिविंग इंडिया परमानेंटली, पर्सन लाइकली टू ट्रांसफर एसेट फॉर अवॉइडिंग टैक्स, एओपी बीओआई फॉर्म फॉर अ पर्टिकुलर इवेंट एंड डिसकंटिन्यू बिजनेस। फिर हमने पढ़ा जी टैक्स देगा कौन, तो बातों बातों में आगे चलेंगे। टैक्स देगा कौन? मैं कहा जी पर्सन देगा। कहते पर्सन कौन? 7 टाइप्स ऑफ पीपल्स आर देयर। नंबर 1 इंडिविजुअल, हम लोग बैठे हैं। एचयूएफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, वो करता वाला सिनेरियो जो प्लस 1 में बिजनेस स्टडीज में आता था। ये हेड ऑफ एल्डेस्ट मेंबर, उसके 2 थॉट होते थे अगर याद हो, दया भागा एंड मिताक्षरा, मतलब कुछ चीजें थी। हमें अभी उसके ऊपर कोई बात नहीं करनी। एक्चुअली क्या थे 2 थॉट कि फीमेल्स बाय बर्थ घर के क्या बन जाएंगे? मेंबर बन जाएंगे एचयूएफ में। कई में फीमेल्स को मेंबर नहीं मानते, तो दया भागा हमने जो जार किया हुआ है, वेस्ट बंगाल साइड जाएंगे तो दया भागा चलता है, अपने यहाँ पे मिताक्षरा नॉर्मली। अदरवाइज एल्डेस्ट मेंबर ही घर का क्या बनता है? करता। नंबर 3 फॉर्म, एग्जांपल दी थी पार्टनरशिप फॉर्म। नंबर 4 कंपनी, मे बी डोमेस्टिक मे बी फॉरेन, बात की बात करेंगे। नंबर 5 क्योंकि इनके स्लैब रेट्स का भी फर्क, तो मैंने बोला डोमेस्टिक एंड फॉरेन, वरना मैं कंपनी बोल के शांत हो जाता। नंबर 5 एओपी बीओआई, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। नंबर 6 एलए, लोकल अथॉरिटी। नंबर 7 इज द लास्ट वन एजेपी, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। तो मेरे अकॉर्डिंगली शायद हमने लास्ट क्लास में इन्हीं चीजों की बातें की थी। और फटाफट राइटिंग पार्ट आगे कंप्लीट करते हैं। हेडिंग दीजिए, हेडिंग दीजिए स्लैब रेट्स, हेडिंग दीजिए। यहां पे अगर मैं सही हूं तो ये किया था हमने, प्रॉपर फॉर्म बस, ठीक है, ओके। चलिए अब आज का काम करते हुए फिर थोड़ा सा टैक्स कैलकुलेट करना सीखेंगे, अगर आज हमसे हो जाता है। हेडिंग दीजिएंगे स्लैब रेट्स फॉर द ए वाई, पूरा तो नहीं लिखूंगा ऑब्वियसली, इट्स असेसमेंट ईयर। कौन सा असेसमेंट ईयर है जी हमारे सिलेबस में? 24-25। अब स्लैब रेट्स लिखने जा रहा हूं मैं फॉर द ए वाई 24-25, ध्यान से सभी लोग नोट करेंगे। और ये किस किस के लिए है पहले सुनेंगे। फॉर लिखिए इंडिविजुअल कॉमा एचयूएफ कॉमा एओपी कॉमा बीओआई एंड एजेपी। तो पर्सन या आप सोचते हैं फिर तो काफी लोग कवर कर दिया सर आपने। इसमें इंडिविजुअल भी आ गया, एचयूएफ भी आ गया, एओपी बीओआई भी आ गया एंड एजेपी भी आ गया। तो कौन 3 लोग नहीं आए 7 में से? फर्म नहीं आई, कंपनी नहीं आई, एलए नहीं आया। एक्चुअली एलए जितने काम करते हैं दे आर द कोऑपरेटिव सोसाइटीज आल्सो, उनका टैक्स स्लैब बिल्कुल ही डिफरेंट है, तो उनकी मैं कोई बात नहीं करूंगा। अब सुनिए फॉर इंडिविजुअल एचयूएफ एओपी बीओआई एंड एजेपी लिखेंगे। लोकल अथॉरिटी, लोक पंचायत, म्यूनिसिपैलिटी लाइक दैट, वो लिखिए 0 से 2.5 लाख। आराम से लिखेंगे, लिखने वाला काम ज्यादा है आज का और समझने वाला काम भी ज्यादा है, बड़ा टेक्निकल है, पर फर्स्ट चैप्टर आपका क्लियर हो जाएगा। बेसिकली 0 से 2.5 लाख नील। अब मतलब समझना, मैं 0 से 2.5 लाख लिख के आ रहा हूं। इनकम, इनकम प्रॉफिट इनकम, क्लियर है ना? सेल नहीं बोल रहा, बच्चे सेल समझ लेते हैं। सेल इज द रेवेन्यू, उसमें से खर्चे माइनस किए जाते हैं, फिर क्या आता है?
प्रॉफिट, ये वो प्रॉफिट है, वो प्रॉफिट, वो इनकम, वो सैलरी, वो रेंटल जो भी है। अगला पॉइंट आता है 2.5 लाख से, मैं थोड़ा चेंज भी करूंगा बाद में, अभी ऐसा लिख रहा हूं 2,50,000 टू 5,00,000, 5% तो बच गया था, ठीक हो गया। 2,50,000 से 5,00,000, मैं बाद में चेंज करूंगा, अभी के लिए ऐसे लिख रहा हूं 5,00,000 टू 10,00,000, 20%। अगर आप समझ पा रहे हैं 5,00,000 टू 10,00,000, सीधा ही 25 से 20, कोई 12% नहीं, 15% नहीं, सीधा ही 20, मोर देन 10,00,000, क्लियर, खत्म, बिल्कुल सही। मोर देन 10,00,000 इट्स अ बच्चे 30%, 30%। अगर किसी की इनकम, तो इसके अंदर भी कई सारी बातें होंगी, इनकम कौन सी, मैं बोलूं टोटल इनकम, फिर और कौन सी होती है, जीटीआई, ग्रॉस टोटल इनकम, उसमें से माइनस की जाती है डिडक्शन, भूल गए, पीपीएफ, एटीसी, मेडिकल, जो फर्स्ट डे बात की थी, तो मैं अभी उसकी बातों में आ ही नहीं रहा, कारण वो सेमेस्टर 6 का काम है। अभी तो मैं आपको पहले ये निकालना सिखाऊंगा हेड्स की इनकम कैसे निकलती है। आप कहते हैं जीटीए सिखा दो, मैं जीटीए तो बात की बात है, पहले हेड देख ले, हेड की इनकम कैसे निकलती है, उन सबको टोटल किया जाएगा। देन द वर्ड यू कैन यूज इज जीटीआई, फुल फॉर्म ग्रॉस टोटल इनकम। और ग्रॉस समझते होंगे वर्ड ऑफ ग्रॉस एंड नेट, ग्रॉस मतलब उसमें से कुछ माइनस किया जाएगा तो नेट आएगा, तो एनटीआई बोलते हैं बच्चे इसको, नेट टोटल इनकम। मैं एक ही वर्ड बोलता हूँ टोटल इनकम, तो अभी के लिए ऐसी कोई बात ही करेंगे फाइनल, तो बच्चे दिमाग घूम जाता है ये क्या टोटल इनकम, ये क्या जीटीआई, अभी के लिए ये क्या है, ये इनकम, इनकम। अगर ये इनकम है तो दीज आर द स्लैब रेट्स, बट ये स्लैब रेट्स हैं किसके लिए, तो मैं यहां ब्रैकेट में कलर चेंज करके लिखना चाहूंगा, 2 लोगों के लिए, रेजिडेंट, कभी नाम सुना, रेजिडेंट अगर देश के नागरिक हो, इवन दो यू आर अ नॉन रेजिडेंट, और इसके ऊपर बकायदा हमारा पूरा चैप्टर है, इसके ऊपर पूरा चैप्टर है कि मैं बताऊंगा आप कब कब देश के नागरिक कहे जाएंगे, कब कब देश के नागरिक नहीं कहे जाएंगे। जैसे इकोनॉमिक्स में किसी टाइम आपने पढ़ा होगा शायद, बेसिक कंडीशन आपने सुनी होगी 182 डेज और मोर वाली, कुछ सुना है, इन इंडिया रिजाइड्स इन इंडिया 182, वो भी है, कुछ और भी हैं कंडीशंस आर देयर, बट अभी के लिए रेजिडेंट नॉन है, मतलब अगर कोई नॉन रेजिडेंट है उसके लिए भी यही स्लैब रेट, अगर आप रेजिडेंट हैं तब भी आपके लिए यही स्लैब रेट, बट एक कंडीशन हो रहा है, एक कंडीशन तब क्या, रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट, और ब्रैकेट में लिखना चाहूंगा एज लेस देन 60, लेस देन 60, मैंने एग्जैक्ट 60 नहीं कहा, समझदार बनिए, लेस देन 60 मतलब 59, ऑब्वियसली, नॉट 60, उसके लिए अलग से बोलूंगा, उसके लिए अलग से बोलूंगा। तो कहते सरकार ने ऐसा क्या इतना कुछ काम खराब किया, सीधा बोल देते ये रेट है, नहीं, आप देखेंगे स्लैब रेट्स के अंदर भी कितनी सारी चर्चा है। तो अभी तो रेजिडेंट एंड कौन सा बोला, नॉन रेजिडेंट, एज 60 से कम, हम लोग बैठे हैं, एज 60 से कम है तो हमारे लिए तो यही स्लैब रेट है, 0 से 2.5 माफ है, 2.5 से 5 5 है, 5 से 10 20, इसको लगाना कैसे ये एक बड़ी मिशन है, इसको लगाना कैसे ये अपना मिशन है। मैं कौन सी, किसी की इनकम 8 लाख है, पहले दिन जब क्वेश्चन देते हैं तो बच्चे उलझ जाते हैं, 8 लाख है तो 1 लाख बच्चा ऐसे देख रहा होता है कहाँ लाई करता है, तो ऐसे तो देखना ही नहीं है, वो कहता है जी मैं समझ गया, 8 लाख किसके अंदर आता है, 5 टू 10 के बीच में, तो 8 लाख का 20 भरना है, इतना टैक्स दे कहां जाएंगे, 1,60,000 नहीं, 8 लाख इनकम मतलब फर्स्ट 2.5 लाख माफ होगा, अगले 2.5 लाख के ऊपर 5%, तो कितना हुआ, 12,500, 5 लाख हो गया, नहीं समझे, 8 लाख इनकम है, पहला 2.5 लाख हो गई फर्स्ट बाइफर्केशन, फर्स्ट 2.5 लाख माफ होगा, अगले 2.5 लाख पे 5%, 12,500, अब तक कितना हो गया, कितना बचा, इस 3 पे 20, 60,000, 60 और 12,500, 72,500, मैं कहीं आप बोल रहे थे 1,60,000, कहीं 72,500, मतलब इसका भी तरीका है एक प्रॉपर। अब लिखो अगला, दूसरी स्लैब फॉर इंडिविजुअल, हाँ जी बोलिए, हाँ बाय चांस सर जैसे और स्टूडेंट्स ही होते हैं सर, वो टीडीआर से चले जाते हैं, सिटीजन तो वो इंडिया के ही है, हाँ, लेकिन 182 डेज से ज्यादा मैं कह तो रहा हूँ उसकी कंडीशन और भी है ना बच्चे,
तो उस साल के लिए वो इंडिया के रेजिडेंट नहीं बनते, तो हर साल स्टेटस चेक होता। आप आए रेजिडेंट स्टूडेंट की बात छोड़ो, आम सिटीजन है इंडिया के अपने, चंडीगढ़ के आम पंचकुला के जाते रहते हैं, 6-6 महीने बाहर रहते हैं, 7-8 महीने बाहर रहते हैं, उनके लिए अगर कंडीशन नहीं है उसके लिए वो वहां टारगेट बात करेंगे। लिखिए फॉर इंडिविजुअल कंडीशन क्या है, क्या होना चाहिए वो, रेजिडेंट एंड एज 60 लिख लीजिए पहले, और मोर बट लेस देन 80। ध्यान से लिखिए, बहुत अच्छा कंसेप्ट है आज का, अब ये बचा हुआ था, रखा हुआ था, इस पे दिमाग वाला काम है, आप बाद में देखेंगे इसको चीजों को। फॉर मैंने क्या लिखवाया, इंडिविजुअल, रेजिडेंट भी हो, एंड अगर उसकी एज 60 या 60 से ज्यादा, बट 80 से 79, बड़ा ने ध्यान नहीं दिया, ऊपर 5 लोग थे, इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, एजेपी, यहां मैंने सिर्फ किसको लिखा, इंडिविजुअल, तो मींस दैट और किसी को भी एज का बेनिफिट नहीं मिलेगा, सिर्फ एज का बेनिफिट किसको दिया गया, इंडिविजुअल, हम जैसे लोगों को। तो क्या, और ऊपर से वो इंडिविजुअल भी क्या होना चाहिए, रेजिडेंट, देश का नागरिक। तो क्या मैंने फायदा किया आपका, लिखेंगे 0 से 3 लाख। अगर आप देख पा रहे हैं पहले 0 से क्या था, 2.5, ज्यादा तो नहीं किया, बट 0 से 3 माफ कर दिया, 3 लाख से 5 लाख, ऑब्वियसली बच्चे हमने चेंज नहीं किया, आप समझदार समझे, 5%, 5 से तमन्ना 10 लाख, 20%, और मोर देन 10 लाख बच्चे, अगेन इट्स अ 30%, अगेन इट्स अ 30%। तो बच्चा कहता है मोटा मोटा फिर तो 50,000 की फैला हुआ, इनकम और माफ कर दिया हमने सीनियर को, और कुछ नहीं। और इसको हम अपने टाइटल में क्या नाम देते हैं जी, लिखिए, मैं बोल चुका वैसे वर्ड, सीनियर सिटीजन, बिल्कुल सही, इसको हम ये बोलते हैं सीनियर सिटीजन। ये अब क्वेश्चनों में देखना पड़ा करेगा, पहले चैप्टर है हमारा सीनियर सिटीजन, यहां तक हो गया हो तो बताएंगे। चले आगे, फिर कहता, फिर नहीं हटा, फॉर इंडिविजुअल्स, मैं क्या ओके, सर कैसे तो 60 से 80 या 80 से ऊपर अगर कोई अगले रेंटल इनकम या आपको हो सकता है, नहीं कोई सैलरी भी आ सकती है, प्राइवेट कंपनी में काम कर रहे हैं, सैलरी जा सकती है। 58 में हो जाती है, किसने कहा, गवर्नमेंट की है वो तो, किसने कहा, हमने सीए में 17-17 साल के पार्टनर है, बैठे हैं, कोई भी हो सकती है, बुक राइटर्स, पब्लिशर्स, बिजनेस नहीं कर रहे यार 80 साल के लोग, रतन टाटा करके बैठे हैं, बिजनेस तो कर रहे हैं, ये जरूरी नहीं है। तो फॉर इंडिविजुअल्स रेजिडेंट एंड एज 80 और मोर, अब यहां नहीं सरकार ने कहा कहां तक, इसके बाद तो अमर ही होएगा फिर, इसके बाद क्या कहेंगे 80 और 100, ये अच्छा नहीं लगता, तो 80 और मोर ही बोल दिया, 80 और मोर, नोट आउट कह देंगे। तो यहाँ पे 0 से 5 लाख सरकार ने करा नील, ये जरूर माफ किया, 0 से 5 लाख, बट 5 लाख से 10 लाख आज भी कितना है भाई जी, 20, ये सरकार ने चेंज नहीं करा, 5 to 10। लोगों को लगा कि शायद इसमें रिलैक्स कर देंगे, नहीं, वो सेम है, सबके लिए स्टैंडर्ड सेम है, 5 to 10। एंड ऑब्वियसली एक दो बातें और करेंगे, मोर देन 10, तो अगेन बच्चे इट्स अ 30। तो इसको मैं शॉर्टकट भी सिखाऊंगा टेक्स्ट निकालने के, हम इतना नहीं बार बार करेंगे 0 से 2.5 इतने वेले नहीं है। अब मान लो किसी ने बोल दिया मेरी इनकम 16 लाख है, बताऊंगा बाद में, तो इतना दिमाग नहीं लगाएंगे, 0 से 2.5, पागल हो गया क्या, 16 लाख है, 10 लाख के ऊपर कितना गया, 6 का सीधा 30, समझे नहीं, 10 के ऊपर जितना गया उसका 30, तो 16 लाख बोल रहा हूँ, तो 6 लाख का कितना हो गया 30, 180 वो साइड पे हो गया, 10 लाख तक फिक्स्ड है। एज क्या है वैसे ये पूछूंगा आपसे मैं, एज कम है, ज्यादा है, सुपर है, सीनियर है, क्या है, तो 0 से 2.5 आपको पता है माफ है। अगले 2.5 लाख का 5% कितना होता है, 12,500, अगले 5 लाख का 20 कितना होता है, 1 लाख, 1 12,500,
फिक्स्ड, बार बार थोड़ा करेंगे। हाँ, लिखते हुए बुक ऐसी लिखती है 16 लाख पे जब टैक्स निकालेगी 0 से 2.5, 2.5 से 5, 5 से 10, 10 के ऊपर लिखने का स्टाइल वो है, पर करते हुए इतना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अब इसका नाम देखो, इसका टाइटल क्या दिया गया, सुपर सीनियर सिटीजन। सुपरमैन वाला काम कर दिया, सुपर सीनियर सिटीजन। बट ये तभी है अगर इनको एज का बेनिफिट है, बट ये रेजिडेंट होने चाहिए। बट आपका क्वेश्चन तो आगे भी घूम ही जाएगा, हाउ कैन यू से दैट इट्स अ रेजिडेंट। वो चैप्टर पर के बाद चलेगा कि मैं इनको रेजिडेंट कह सकता भी हूं कि नहीं कह सकता, फिर स्लैब रेट कैसे समझाएंगे। तो अभी के लिए तो कुछ नहीं कहा, हम रेजिडेंट ही मानते हैं, मतलब मिस्टर राम फलाना फलाना इनकम रेजिडेंट है। नॉन रेजिडेंट होगा तो आप मुझे बताकर जाएंगे कि सर ये नॉन रेजिडेंट है, तो मैं उसके ऊपर करूंगा। मींस दैट अगर आपने चीज नोट करी हो, हम एज का बेनिफिट सीनियर या सुपर किसको बोल रहे हैं, एक इंडिविजुअल को जो रेजिडेंट है, करेक्ट। अगर मैं कहूं जी कोई मिस्टर कृष्ण नॉन रेजिडेंट है, 90 साल का है, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके लिए कौन सा स्लैब रेट है, टॉप वाला, पहले वाला। कहते सर 90 साल का है, मुझे 100 साल का हो, है कौन, नॉन रेजिडेंट, उसको एज का बेनिफिट इंडिया में नहीं मिलेगा। मैं कहा ओके। अब इतने में एक डाउट आया, ये जो सर्कुलर आया आईसीए का या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का, सीबीडीटी नाम लिख लीजिए, सीबीडीटी इनका बोर्ड का नाम है, जैसे सीबीएसई नहीं बोलते, एक बोर्ड का नाम होता है जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, ये सीबीएसई की तरह, मतलब इनका हेड ऑफिस। सीबीडीटी जो टाइम टू टाइम मार्केट में क्या इशू करता है, नोटिफिकेशंस, सर्कुलर्स, अमेंडमेंट्स। अब वो क्या सर्कुलर लेकर आए, छोटू सा, किन लोगों के लिए, जिन लोगों का बर्थडे, ध्यान से सुनना, बड़ा अच्छा पॉइंट है, आपको बता रहा हूं, आम किसी को पता भी नहीं होता, पूछ लेना, किसी को भी पूछ लेना, पता चल जाएगा कि इसका पता भी हो। जिन लोगों का बर्थडे 1 अप्रैल को आता है जी, उन लोगों के लिए लेके आए सर्कुलर। अब आप ये तो कह नहीं सकते कि किसका आता जी, आते होगा, कोई ना कोई तो लोग होते होंगे 1 अप्रैल को। और ये केस कब कब दिक्कत आई, कारण सुनना। अभी आप क्वेश्चन कर रहे हैं, आप प्रीवियस ईयर कौन सा सॉल्व कर रहे हैं, मुझे ये बताओ। 23-24 भाई, इस 23-24 में आपने इनकम क्या करी, जल्दी बोलना, अर्न करी। इस 23-24 में कमाई हुई इनकम का टैक्स कब देना था, 24-25 में। मान लो आपका बर्थडे आता है 1 अप्रैल को, पड़ गया पंगा, क्योंकि ये 23-24 बोलने का मतलब क्या हुआ, 1/4/23 से 31 मार्च 24, जस्ट अगले ही दिन मेरा क्या था, जल्दी बोलना। और ये लड़ाई कब कब होगी, जब जब आप 59 के होंगे, सोच लो। अगर आप ऑलरेडी 60 के हैं फिर क्या लड़ाई है, 61 के हो जाएंगे, और जब मर्जी हो जाए 62 के हो जाएंगे, जब मर्जी हो जाए, स्लैब रेट तो वही है। या जब जब आप कितने के हैं, 79 के। तो सरकार कहती देखो 31 मार्च तक का इनकम टैक्स दे रहे हो, मैं हाँ जी। 31 मार्च को तू कितने साल का था, मैं क्या साल का क्या बोल रहे हो, अगले दिन तो हो गया था। अगले दिन ना, अगला दिन 1 अप्रैल किस में आता है, अगले साल में। तो इस साल तो नहीं था ना भाई मेरे, तो सही असल नहीं था। और ये लड़ाई सबकी थोड़ी है, मेरी थोड़ी है। मेरा बर्थडे अगर 1 अप्रैल को हो भी, राइट ना हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। आज 30 के हैं, 31 के हैं, फिर भी 60 से नीचे हैं, फिर 32 के हैं, फिर भी 60 से नीचे हैं, 34, 35, 36 चलते रहो, कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। ये प्रॉब्लम उस साल आएगी जिस साल मैं 59 का हूं, रात को 12 बजे 60 का, या 79 का हूं तो 80 का। क्यों भाई, कहीं आप 79 के हो, 0 से 3 लाख माफ है, कहीं एक दिन के चक्कर में आपका 0 से 5 लाख माफ है। तो सरकार कहती चिंता मत करो, सर्कुलर इशू कर देता हूं, मार्केट में टैक्स तो बन चुका, टैक्स तो नहीं चेंज होने जरा, हम सर्कुलर इशू कर देते हैं टाइम टू टाइम ऑफिशियल गैजेट में, कि जिन लोगों का बर्थडे इस तारीख को आता है 1 अप्रैल को, और नहीं कहा कि मेरा 5 अप्रैल को आता है, मेरा भी देखो क्वेश्चन,
जिसका 1 अप्रैल को आता है, सेकंड मीनिंग भाई, हाँ 1 का तो मानते हैं हम ले यार। अब जैसे 31 जुलाई लास्ट डेट थी रिटर्न भरने की, कई लोगों ने 1 अगस्त को भरी, हम रिलैक्स मान लेते हैं, कारण सर्वर डाउन है, साइट क्रैश कर गई, टाइम नहीं मिला, फिर रात को 12 बजे रिटर्न भर रहे होते हैं, लेट लोग भी हैं, रेट भरने हो गए 5 मिनट ऊपर नीचे, ये थोड़ा तो 1 अगस्त को आ गया लगा दो 10,000 पेनल्टी, इतनी भी गोली थोड़ा चल रही है। तो एक दिन हम रिलैक्स कर सकते हैं, ये नहीं फिर 2 तारीख करें, फिर 3 करें, फिर 10 दिन ही खोल दो, ये नहीं। तो जिन लोगों का बर्थडे, ये सर्कुलर है ध्यान से सुनना, जिन लोगों का बर्थडे 1 अप्रैल को है, और ये पॉइंट कब कब उठेगा, जब जब आप 59 से 60 हो रहे हैं, 79 से 80 हो रहे हैं, तो सरकार कहती चिंता मत कर, हम तेरा बर्थडे इसी दिन मान लेंगे। इसी दिन तुझे कितने का मान लेंगे, 60 का या 80th का, मतलब तेरा बेनिफिट हम कैंसिल नहीं करेंगे ऑन दैट ग्राउंड कि तेरा बर्थडे इज ऑन नेक्स्ट डे। सिंपल सी बात, क्लियर। तो इस पॉइंट के लेके सर्कुलर थोड़ा याद रखना, अदरवाइज ये कहीं काम नहीं आएगा। बट एज अ प्रैक्टिकल कहीं ऐसा बोला जाए कि 58th बर्थडे है, 59th है, तो मेरा दिमाग में स्ट्राइक करेगी ये बात, सर ने कहा था 2 मिनट भाई रुक जा, और बर्थडे 1 अप्रैल होना चाहिए, दैट्स। हाँ जी आप बोलिए। अगर बर्थडे 31st को होता फिर तो इशू नहीं, तो फिर फर्स्ट पे आता ना वो, फर्स्ट पे क्या आता मतलब, पहली 4 होता था, इस पे आ जाता। क्यों आता, 31 को ही हो गया था फिर तो, वो 31 को ही हो गया था, उसको तो फायदा है नहीं। वो तो पहले ही फायदा है। चक्कर एक दिन का था, जैसे मैं कहूँ जी मैं एक दिन लेट होने के कारण मुझे बेनिफिट नहीं मिल रहा, एज के कारण होता नहीं, आजकल स्कूलों में नहीं चल पड़ा है काम, वो एज के कारण बच्चे को स्कूल में एडमिशन नहीं देते, 4 साल पूरा चाहिए, फलाना चाहिए, बड़ा केस हो रहा है। अब मान लो जो बच्चे का 3 अप्रैल है, वो नहीं मानते जी, वो कहते 31 मार्च को बच्चा हमें 3+ चाहिए फलाना, मैं कही 3 अप्रैल को हो तो रहा है, अभी 2 साल 362 दिन का है, होने वाला है 3 दिन, रुक जाओ, 3 अप्रैल को वो 3 साल का हो जाएगा। कहते हम नहीं मानते, देखो हुआ है। या बड़े केस होते हैं तो सीबीएसई ने बड़ी स्ट्रिक्ट गाइडलाइन दे दी कि नर्सरी में बच्चा 4+ जाएगा जी। मेरी गुड़िया का चक्कर पड़ता है 20 मई को बर्थडे उसका, वो तो फिर भी चली 50 दिन लेट है, चलो हाँ, अब साल खराब होएगा होएगा, करे क्या, कोई चक्कर नहीं, पर अभी हो जाए बाद में नहीं कराना, बाद में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अभी 1 साल और लग जाएगा, क्या लेट लग जाएगी, बट है सिस्टम। तो सेम यहाँ पे एक दिन के लिए इन्होंने डिस्प्यूट खत्म किया, बट ये स्लैब रेट का डिफरेंट क्यों है, इंडिविजुअल के लिए एंड एज के लिए, सीनियर एंड द सुपर सीनियर। अब इतने में जो अगली बात आई, लिखेंगे रिबेट, मैंने आपको बताया था कि रिबेट का भी पॉइंट है, अगला पॉइंट है जी, रिबेट अंडर सेक्शन 87A, हेडिंग 2, रिबेट अंडर सेक्शन 87 है, जो मैंने आपको बताया था सरकार ने कुछ रियायत भी करी है कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं। कौन, मेरी पहले 2 कंडीशंस हैं, फॉर इंडिविजुअल, आप क्या होने चाहिए, इंडिविजुअल, प्लस क्या होने चाहिए, रेजिडेंट। मैं कहता हूं मैं चेक करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, इंडिविजुअल तो मैं पढ़ लूंगा आराम शाम, कोई भी होएगा, प्लस टोटल इनकम, इसका भी क्वेश्चन है मेरे पास तो लिखा रहा हूं, टोटल इनकम इज अप टू 5 लाख, जो हमने फर्स्ट डे बातें की थी, अगर आपको याद हो कि इनकम 4,80,000 है तो टैक्स नहीं बनता, 4,90,000 है टैक्स नहीं बनता, 520 भी है तब भी मैं 20-30 हजार की सेविंग कर लूंगा और इनकम 5 लाख से नीचे ले आऊंगा और टैक्स मेरा बच जाएगा। क्यों बच जाएगा, दैट द रीजन। और सबके लिए नहीं, अगर ये मान लो फर्म है, इसके लिए तो सेक्शन ही नहीं है, कंपनी है सेक्शन ही नहीं है, एचयूएफ नहीं, ओनली फॉर इंडिविजुअल्स, हम सबके लिए। क्या लॉ है, तो लॉ लिखेंगे, टैक्स पेबल फर्म का कौन, नहीं फर्म का टैक्सेबिलिटी अलग है जी, इंडिविजुअल का टैक्स अलग है। और मैं कहूं जी मैं दीपक आर गोयल एसोसिएट में पार्टनर हूं, दीपक आर गोयल फर्म पे टैक्स अलग लगेगा 30%, एज ए इंडिविजुअल मेरे पे अलग लगेगा, दोनों अलग अलग पर्सन है रिटर्न के टाइम पे। तो टैक्स पेबल एक लॉ, टैक्स पेबल लायबिलिटी, टैक्स पेबल, और दूसरा पॉइंट है ₹12,500, रुपीज ध्यान से लिख लेना, ₹12,500 विच एवरेज लोअर, जो इनमें लोअर होगा उतने रुपए की आपको क्या मिल जाएगी, रिबेट। भाई मैं छोटू सी एग्जांपल लूंगा, फिर आपको मेरी बात कैच हो जाएगी, फिर आप कहेंगे हाँ सर ये कह रहे थे, सुनना पहले एक बार, हो गया।
आपने लिखना नहीं है, आपने लिखना नहीं है, सुनना है बस। हो गया। अब सुनो, बच्चे ने दिमाग लगाया, ये लिखने की जरूरत क्या थी, ऑलवेज 12,500 ही होगा, या ऑलवेज टैक्स पेबल उसके बराबर ही होगा। मैं क्या वो कैसे, कहते लो मैं आपको बताता हूं। मान लो एग्जांपल है, इनकम है 480, कितनी इनकम है 480, इंडिविजुअल मानते हैं, एज भी छोटी मानते हैं। 480 में आप बेटर नो दैट कि पहला 2.5 लाख तो क्या होता है बच्चे, माफ है। पहला 2.5 लाख क्या होता है, माफ है। अब 490 कर लेते हैं, राउंड ऑफ हो जाएगा 490, 2.5 लाख तो माफ हो गया। बैलेंस कितना बचा ये बताओ। इस 240 का 5% सबको आता है, कितना होएगा 12,000। इस 12,000 को पहले तो मैं बोलता हूं अपनी भाषा में क्या, टैक्स पेबल। तो पहले आगे से सोचते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय टैक्स पेबल, तो ये टैक्स पेबल। फिर बच्चा कहता है अच्छा लॉ क्या था, टैक्स पेबल 12,000 और 12,500 विच एवर इज, तो 12 ही बना, 12 ही बना, 12 ही जीरो का रिबेट मिल गया, तो टैक्स इज जीरो। तो बच्चा कहता है फिर तो आप कुल मिला के 490 भी क्यों ले रहे हो, अगर आप यहाँ पे 5 लाख भी लेते तभी 2.5 लाख रुपए तो इसमें से क्या हो जाता, नील हो जाता। अगले 2.5 लाख रुपए के ऊपर हम अगर आप बिल्कुल सही 5% लगाते भी तो क्या बनता, 12,500 बनता। फिर टैक्स पेबल और 12,500, फिर 12,500, दोनों में से विच एवर इज लोअर। फिर तो हर बार टैक्स कुल मिला के यही बात हुई ना कि अगर इनकम 5 लाख तक है तो टैक्स नहीं बनेगा। मगर गलत, नहीं तो आपने बहुत बड़ी assumption ले ली। कहते क्या, आपने इतनी बड़ी assumption ले ली कि जो ये इनकम है ये नॉर्मल इनकम। कौन सी इनकम है, हम एग्जांपल चेंज कर दूं, मेरी इनकम 4,30,000 है। जब मैंने 430 लिखा बच्चा कहता फिर जीरो आएगा। मैं कहा पूरी बात सुन तो ले, आपने आधी बात सुनी है। इस 430 में 330 मेरी नॉर्मल इनकम है। नॉर्मल मतलब इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में स्लैब रेट। कौन सी, स्लैब रेट। और 1 लाख रुपए की मुझे निकली थी लॉटरी। कहते अब तो फिर सुनना पड़ेगा, पहले तो ऐसे ही बोल रहे थे, क्योंकि इस लॉटरी इनकम पे टैक्स लगता है, फर्स्ट डे बताया था 30%। फिर तो बाबूजी 1 लाख का 30% ही बन जाएगा 30,000। और जो 2.5 लाख रुपए माफ है, बच्चा दिमाग बहुत लगाता है, इसको और लगाएंगे। ओके मैं कहूंगा जी 2.5 लाख यहां से माफ कर दो, बैलेंस इनकम क्या बची जल्दी बोलेंगे। इस 80 का ऑब्वियसली बच्चे 5% कितना हुआ, तो टैक्स ही कितना बना 4 और 30 34, जबकि 5 लाख से कम है। अब तेरा लॉ क्या कहता था, 34 और 12,500 विच एवर इज, तो समझ आ रहा है ना। 430 इज योर इनकम, उसके अंदर 1 लाख इज अ स्पेशल इनकम। स्पेशल मतलब स्पेशल रेट इनकम, लाइक दैट लॉटरी। और भी कही है, मैं लॉटरी की एग्जांपल दी कि बच्चे को जल्दी कैच करता है, लॉटरी, विनिंग, कार्ड गेम, पजल्स, डांस इंडिया डांस, कौन बनेगा करोड़पति, गेमिंग सेक्टर, ऑलवेज देयर। तो 1 लाख का 30,000, 330 में से 2.5 लाख माफ हो गया, माफ सुना भी तो कितना बचा 80। इस 80 का 5% 4,000, 4 और 30 कितने बनते हैं 34। रिबेट क्या कहता है, इंडिविजुअल हो इंडिविजुअल हूं, रेजिडेंट हो रेजिडेंट हूं, इनकम 5 लाख से कम, मैं चेक कर लो 5 लाख से कम, फिर लॉ लगेगा तेरे पे क्या, टैक्स और 12,500 विच एवरेज, और टैक्स कितना बनता है 34, और 12,500 विच एवरेज, लोअर कौन सा हुआ। अब 12,500 कम होने के बाद भी आपका टैक्स बनता है 34,000 में से। अगर मैं 12,500 भी माइनस कर दूं तब भी 21,500 आपका क्या बनता है, टैक्स बनता है। समझ आ रही बात। इतने में बच्चा जो ज्यादा दिमाग लगाए, सर ये नहीं कर सकते कि जो आप 2.5 लाख यहां से माइनस कर रहे हो 330 में से, मैं सरकार को कहूँ मुझे माफ करना ही है तो फिर लॉटरी माफ कर दो, नहीं दिमाग लगाए। मैंने 2.5 लाख कहां से माइनस किया, आउट ऑफ 330 ना। तो बच्चा कहता है ये कर लेते हैं कि जो 2.5 लाख माफ करना ही है उसमें से 1 लाख लॉटरी वाला माफ कर दो, तो लॉटरी माफ हो जाएगी। तो 150 330 में से कर दो। अगर तुझसे पूछ के थोड़ा टैक्स बना है, फिर तो तेरा टैक्स बनना ही नहीं, बड़ा स्कीम बन रहा है। तो सरकार ने ये चीजें भी कही हैं कि बेसिक एग्जम्पशन, दीज वर्ड्स आर कॉल्ड एज, दीज स्लैब्स आर कॉल्ड एज बेसिक एग्जम्पशन। अब मैं क्यों कहा आपको पता है, हमारे पास आधे पढ़े
लिखे लोग आते हैं, आधे पूरे पढ़े लिखे तो बात हो, या ना पढ़े लिखे जाए तो बात हो, आधे पढ़े तो बड़े खतरनाक है। नहीं, बंदा या तो पागल हो या सियाना हो, आधा पागल का बहुत खतरा है, उसको कहीं जमा ही नहीं करा सकते। आप उसको आधे पागलों को लेके जाओगे, मन करे वो साउंड माइंड की तरह बिहेव करे, घर आके फिर पागल हो जाए। पूरा पागल हो तो कहीं छोड़ भी आए, रखो जी हमारे बस की बार की गेम है, ये पागल है, सर्टिफाई हो गया। सियाना है फिर कोई दिक्कत नहीं। तो आधे पढ़े लिखे कहते हैं जी मैं तो सुना है मार्केट में 5 लाख तक टैक्स नहीं। वो कहां से सुन के आते हैं? ये 0 से 2.5 और 2.5 पे आगे 5% रिबेट मिलता है 12,500 जीरो। मैं कहा सर बिल्कुल सही सुना आपने, पर वो एग्जम्पशन नहीं है, एग्जम्पशन तो 2.5 लाख ही है। इसको इंग्लिश में वर्ड बोलते हैं जी बेसिक एग्जम्पशन। क्या बोलते हैं इसको? बेसिक। बेसिक मतलब सबके लिए। फिर कहता है जी आप क्यों कह रहे हो, मार्केट में तो सारे कह रहे हैं 5 लाख तक टैक्स नहीं है। मैं क्या आपका भी चेक कर लेते हैं, नहीं बनेगा फिर आप भी कहो। मैं क्या मैं कह नहीं सकता 5 लाख माफ है, 2.5 लाख माफ है, अगले 2.5 पे 5% टैक्स है, बट फिलहाल के लिए सरकार ने आपको उस पर क्या दिया हुआ है? रिबेट। माफ नहीं है, छूट समझते हो, आज है कल नहीं है। बक लोगों ने पक्का ही समझ लिया ये बस माफी है जी, तो माफ नहीं कहेंगे। हाँ जी, तो जैसे मतलब अगर 1 लाख को लॉटरी में क्या, हाँ जी, उसके अलावा उसकी इनकम अगर 1 लाख ही हो, फिर तो जीरो ही रहेगा। फिर जीरो रहेगा जी, बिल्कुल सही पूछा उन्होंने। मान लो इनकम ही बंदे की 2-20 हो, वो जो केस ले रहे हैं, पर लॉटरी इज अ स्पेशल इनकम। लॉटरी स्पेशल इनकम, उस पे आपने वर्ड नहीं सुना टीडीएस, नाम सुना होगा? आपको तो टैक्स देना ही नहीं पड़ता, लॉटरी पे तो टैक्स कट के ही मिलता है। आप कहीं भी लॉटरी जीतेंगे थोड़ा बोलना पड़ेगा कि 30,000 टैक्स ले लो, वो देंगे आपको 70,000, वो देंगे ही आपको 70 नेट ऑफ प्रोसीड्स बोलते हैं इसको वर्ड, क्या बोलते हैं? नेट ऑफ प्रोसीड, नेट ऑफ टीडीएस। मैं प्राइस जीता 1 लाख रुपए, मिलेंगे ही 70 अकाउंट में, आएंगे ही 70 भी मिलकर उससे कमाएंगे। कारण उस पर एक और छोटा सा टैक्स लगता है, हाँ अभी बताऊंगा। पहले ये हो गया, थोड़ी सी बात करिए, हमने ज्यादा नहीं कर रहे क्योंकि यार बहुत डीप है। अगर आप समझ पा रहे हैं ना, जैसे ना आते पूछा कि बातें करेंगे या कुछ लिखेंगे, कारण क्यों ये है ही इतना डीप यार। भाई मैंने ओपन लेक्चर डाल रखा है एसडी कॉमर्स पे, पब्लिक किया हुआ है यूट्यूब चैनल पे। अब 12 तारीख को मेरा नया बैच स्टार्ट होना है सीए इंटर का, मई 25 के लिए। अब बराबर बैठ के सुन लेना, जो आपका लेक्चर है डिटो लेक्चर वही। अब आपको देखोगे कि ये क्या फर्क है, कोई भेदभाव देके और पढ़ाना है कि हाँ जी तो बीकॉम वाले इनको तो समझ नहीं आता, रहने दो, उनको समझ आता है उनको ज्यादा बताओ। जो बेसिक चीजें हैं वो तो बतानी पड़ेंगी, स्लैब रेट्स, अबाउट द इनकम, अबाउट द थिंकिंग प्रोसेस ऑफ द टैक्स। उसके बिना तो टैक्स चल ही नहीं सकता। अगर हम सोचे जी 3 लेक्चर हो गए, और मुझे पता है ना कहाँ कहाँ स्पीड खींचनी है, कहाँ हाउस प्रॉपर्टी मेरे लिए 4 दिन का, बाकी मेरे 8 दिन का। कारण मुझे वहां बोलना ही नहीं पड़ेगा, मुझे आगे भागे ये तो आता आता है, चल चलो। कारण वो लॉ ऐसा बनाया हुआ है, जहां यहां कमी रहेगी फिर वहां मुझसे आप सारा 6 महीने तंग करेंगे, ये टैक्स बता दो, यही नहीं आता हमें। मैं कहता पहले क्यों नहीं सीखा स्लैब रेट, पहले छाते नहीं। क्योंकि आपकी बुक जब कह रही है पहला चैप्टर स्लैब रेट, पार नहीं होगा ना, कि बार बार तंग ना रहे। और कई पॉइंट्स में फर्स्ट डे भी बता सकता, जैसे उन्होंने पूछ लिया कि मान लो इनकम ही 220 हो, छोटी इनकम 220, 2.5 से भी कम, और मैं उसके अंदर लॉटरी हो, तो वो अलग केस है, उसके अलग से चर्चा करूंगा। मैं अभी आधा जवाब देके चुप कर जाऊं और आपको लगे सर ने जवाब नहीं दिया, पर अब मैं जवाब दे तो दूंगा, आपको समझ नहीं आएगा, उसका फायदा नहीं है। तो उस अकॉर्डिंगली अगला पॉइंट क्या है लिखेंगे, इनकम। ये अगला पॉइंट है जी, अगला पॉइंट है इनकम टू बी राउंडेड ऑफ, इनकम टू बी राउंडेड ऑफ। इनकम हमें राउंड ऑफ चाहिए, इनकम हमें। तो मैं सेक्शन का नाम लिख देता हूं, काम तो नहीं आता बट नॉलेज के लिए ग्रिप आती है हमारे लिए। 288A, 288A, इनकम टू बी राउंडेड ऑफ, नियरेस्ट, आप अकाउंट्स में भी पढ़ते हैं, नियरेस्ट टू ₹10, नियरेस्ट टू ₹10 बोल रहा हूं मैं, 10। मैथ्स वगैरह में, कॉस्टिंग वगैरह में न्यूमेरिकली हम 1 के पॉइंटों में आता है, तो अगला डिजिट 0.5 याद है, 0.5 तो 6 कर देते हैं, या कोई 1 कर देते हैं, 2 कर देते हैं। यहां पे इनकम शुड बी राउंड ऑफ इन मल्टीपल ऑफ 10। अब आप कभी किसी का रिटर्न का टोटल लगाएं, जो हमने गलतियां करी हैं, हम लगा रहे होते हैं, मान लो इनकम आ रही है, ऐसे लिख रहा हूं, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 10,15,464, ये इनकम है। 10,15,464 इज द इनकम। अब ये तो बड़ी अजीब सी है 464,
तो मैं इसको कहूंगा है तो ये टोटल इनकम है, तो ये कौन सी इनकम, टोटल इनकम लिख सकते हैं आप लोग। इसको हम लोग राउंड ऑफ करेंगे, तो ये राउंड ऑफ करके कितना बन जाएगा, ऑब्वियसली 10 लाख तो रहेगा, 15 लाख भी रहेगा, बिल्कुल सही 460 60। सर यहाँ पे भी मैथ वाला कंसेप्ट है, हाँ पर 5 रुपए वाला कंसेप्ट है यहाँ पे, 5 रुपए वाला, 0.5 नहीं, 5 रुपए वाला यहाँ पे कंसेप्ट है। ये अगर 5 रुपए है या 5 से ज्यादा है तो मैं अगला डिजिट फिर 70 पे आ जाता, 64 चल रहा तो 70, अदरवाइज 60। क्लियर हो गया। अब अगला इसी के साथ लिख लेते हैं, चलो एक और लिख लेते हैं आपके साथ, हाइफन सारे में, पूरे टेक्स्ट में जी, मतलब हर पॉइंट पे नहीं, फिर तो राउंड ऑफ करते पॉइंट में भी फर्क आ जाएगा। सबसे लास्ट, पहले आप करो पॉइंट में लेके आओ, पॉइंट में लेके आओ, सबसे लास्ट, बिल्कुल सही। अब लिखो यहाँ पे, मान लो इनकम है 9,78,267। जान कैसी फिगर ले रहे हैं, तो आपकी बुक में दी हुई है तो उन्हें करना पड़ता है, तो ये भी राउंड ऑफ कर कर, तो 978,270, मैंने अभी वो 5 वाला एग्जांपल नहीं लिया, तो यू कैन टेक इट। कितनी हो, 10,05,000 कितनी मर्जी हो, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, 30%। 30%, हाँ तो 6 को तो आप 10 लाख तो लाइन पे 10 लाख 10 बन जाएगा जी वो, 10 हाँ तो फिर वो 10 लाख के आ जाए तो हाँ 30% 30%, 3 रुपए, हाँ 10 रुपए का 30 में बात बिल्कुल हाँ सही पूछा आपने। डन है जी। इनकम टू बी राउंडेड ऑफ, मैंने 5 रुपए की एग्जांपल नहीं, यू कैन सी दैट, बट 5 वाली एग्जांपल भी है। ये सोचो जी 5 का तो सर ने बताया ही नहीं 5 का क्या करना है, तो इज अपर राउंड ऑफ, क्या बोलते हैं इसको, अपर राउंड ऑफ। दूसरा हेडिंग, टैक्स टू बी राउंडेड ऑफ, टैक्स टू बी राउंडेड ऑफ 288B, ये अगला सेक्शन है जी 288B। इसका आंसर भी सेम है सर, नियरेस्ट टू ₹10। जब आप फाइनली कभी टेक्स्ट निकालेंगे तो यू कैन सी दैट पॉइंट में आ ही जाता है, परसेंटेज करते हुए, अजीब सा करते हुए, और उसको भी हम लास्ट में एक और टेक्स्ट रहता है छोटा सा, वो ऐड करने के बाद नियरेस्ट किसके कर देंगे 10, अगेन वही 0.5 मैथमेटिकल कंसेप्ट 0.5। अगला पॉइंट, टेक्स्ट हो गया, राउंड ऑफ हो गए दोनों। अगला पॉइंट है जी, एक लगता है हमारी इनकम के ऊपर सेस, क्या लगता है, सेस, CESS, एक्चुअली इसका पूरा नाम लिख रहा हूं पहले मैं, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, अगर आपने पूरा नाम सुना होगा, पहले एजुकेशन सेस ही होता था, अब हेल्थ एंड एजुकेशन सेस हो गया, 4% ऑफ टैक्स, इनकम मत बोल देना, बहुत ज्यादा हो जाएगा, इनकम का मतलब समझ लो, 10 लाख बोल दो 40,000 तो ही हो गया, ये नहीं, ऑफ टैक्स। अगर मेरा 10 लाख के ऊपर कर करा के 1 लाख टैक्स आता है, उस 1 लाख का फर्दर 4%, मैं कहना उस दिन 30% लॉटरी 30,000, तो 30,000 का 4% और 1,200 रुपए, तो 31,200 टैक्स लगता है एक्चुअल में सेस, ये सबको लगता है, हमें भी देते हैं, और ये सेस लगाने के बाद ही आपने राउंड ऑफ करना है, पहले राउंड ऑफ नहीं करना। अब पूछिए, कुछ नहीं, गवर्नमेंट को टैक्स चाहिए, जैसे काउ सेस लेते हैं गाड़ियों पे, क्यों लेते हैं, क्या काउ सेस, 500 रुपए 1,000 रुपए आप गाड़ी परचेज करते हैं, आपसे काउ सेस लगता है, 1,000 रुपया पे करके आते हैं, गाय वाला। दिनेश, अब हेल्थ क्यों जोड़ा, पहले ये 3% था, सेकेंडरी एंड, इसको हम बोलते थे SHEC, सेकेंडरी हायर एजुकेशन सेस, इन्होंने हेल्थ भी जोड़ दिया 4%। अब 1% इसकी मैं बाइफिकेशन बताऊं ना, अगर मैं 1% हेल्थ में जाता है, 3% एजुकेशन, उस 3 में भी 2 पार्ट है, 1% एंड 2%, टोटल 4 इसलिए बना है, एक हायर एंड सेकेंडरी, इसलिए। तो ये पूरा कंसेप्ट बताऊं तो बहुत डीप आते हैं हम, तो स्टार्टिंग से टेक्स्ट को देख रहे हैं कि क्या चलता है, क्या जस्टिफाई करना है, बोलो। सरकार ने सर इशू किया सेस लेके, हाँ सर बंदा तो सर एक नॉर्मल इंडिविजुअल तो पूछेगा भाई क्यों, क्या इसका मतलब, नहीं फिर लगा रहे हैं आप, दे रहे हैं, इसमें क्या पूछना। अब आप RC कराते हैं गाड़ी की, कितने % कराते हैं, 10%, आप क्या पूछते हैं उसमें जाके कि क्यों 10% है, कल को मैं 12 करूंगा, आप कराएंगे नहीं गाड़ी की RC। अब मेरा क्वेश्चन नहीं समझे, मैं आपका क्वेश्चन ये है कि अगर 1% हेल्थ में जाता है वो कहाँ यूज हो रहा है, नहीं नहीं
वो मेरा क्वेश्चन ही नहीं। गवर्नमेंट ने एक लगा कि हमें लोगों पे टैक्स बर्डन हमारे ऊपर ही है, अगर लगाना है तभी किसका लगाया आपने ध्यान दिया होगा, ऑफ टैक्स नॉट इनकम। मैं तो अभी कहा 10 लाख का 4% करूँ तो 40,000, पॉसिबल ही नहीं है। तो टैक्स के ऊपर सेस, अभी तो वही और आऊंगा, अभी तो शुरू भी नहीं हुआ। हाँ जैसे लॉटरी है, हाँ उसके ऊपर सर 4% लग रहा है। और सर ये हेल्थ एंड एजुकेशन क्या कह रहे हैं, लॉटरी का हेल्थ और एजुकेशन दोनों से में लेना देना नहीं है, तो सर वो ऐसे तो फिर सैलरी का भी नहीं है, हाउस प्रॉपर्टी का क्या लेन देन है, आपको रेंटल इनकम आती है उसका क्या लेन देन है, लेन देन की बात नहीं हो रही, या फिर नहीं समझ रहे। ये तो सरकार अपनी जेब में जमा कर रही है फॉर स्पेंडिंग। अब हिंदुस्तान में आप लोग टैक्स क्यों नहीं देते, उसका कारण ये है कि हमें बेनिफिट ही नहीं मिलते। अब फॉरेन में 45% टैक्स है, लोग खुशी दे रहे हैं, क्योंकि उनको पता है इन रिटायरमेंट एज हमें मिलना है, ओल्ड एज। न्यू बेबी वहां पे बोर्न हो अगर किसी का, उसको सरकार $500 या कितने पाउंड्स हर महीने देती है कि उनकी पूरी डाइट का ध्यान रखा जाए। अपने कौन पूछता है, एजुकेशन में उनकी 1/3 फीस माफ है, अपने काम माफ है, उल्टा प्राइवेट में जाते हैं, उल्टा फीस ज्यादा देते हैं, सरकारी में तो पड़ते ही नहीं। और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कौन जाता है, सर्विस तो है, आप जाइए गवर्नमेंट हॉस्पिटल में 10 रुपए पर्ची भी नहीं है, कितना फायदा है। पर वह 1,000 रुपए का क्लिनिक जाके चेकअप कराते हैं, आपको पता है वहां क्या सर्विस है, यहाँ क्या सर्विस है, एंड अपने पास है पता ही करते हैं। तभी अपन लोग टैक्स बचाने के चक्करों में लगे हुए कि मुझे इसका इंडायरेक्टली बेनिफिट होना ही नहीं। तभी बिजनेसमैन तो होता है क्यों टैक्स देना, सरकार को कहता नहीं क्यों टैक्स देना। हम जीएसटी पे कहूँ जी, मैं कहूँ आप लोगों से अगर मैं फीस लेता हूँ, मैं उस पर जीएसटी लेने के लिए लाइबल हूँ इस टाइम राइट में, तो मेरी रिसीट्स उस अकॉर्डिंगली 20 लाख क्रॉस करती हैं। पर मैं आपसे जीएसटी लेकर करूंगा क्या, मुझे बता दो। 18% आपसे जीएसटी लेके सरकार को देना है, मेरे पास क्या, आपके पास कुछ नहीं जाना, आपको भी उसका फायदा नहीं जाता। को उसको आईटीसी मिले, नाम सुना है, इनपुट टैक्स क्रेडिट, आपको उसका भी फायदा नहीं। कोई पर्सनल यूज है, कंजम्पशन के लिए सर्विस है, प्रॉपर पढ़ाया जाए। अब मैं सी वालों से लाख लाख रुपए फीस है, 18,000 मार्केट में हवा बैल की साइड ने फीस 1,18,000 कर दी, जबकि मैं तो कुछ भी नहीं करी भाई। मैं तो 18,000 लेके आपसे सरकार को देने, पर लोग थोड़ा मानते हैं, क्योंकि हमने तो तुम्हें दिए हैं। मैं कहा प्रभु अब मेरे काम करो, मेरे जीएसटी नंबर पे तुम जमा करा दो, तब समझ आ जाएगा। कोई जीएसटी का मुझे बेनिफिट नहीं, मैंने जीएसटी नंबर क्यों नहीं लिया, मेरे पास इनपुट ही नहीं। मेरे पास इनपुट ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, लैपटॉप, एसी, ज्यादा से ज्यादा बेंचेस वगैरह, वही वन टाइम है, वन टाइम है। कौन सा डेली रेकरिंग है कि हर रोज लेना है, तो दुकानदार के पास तो रोज की परचेज है, रोज की सेल है, उसको रोज इनपुट पे सामान लग के आना है और आउटपुट पे जाना है, उसकी तो एक चेन बन चुकी प्रॉपर। हमारे लिए कोई बेनिफिट नहीं, तभी हम जीएसटी लेते नहीं, तभी कोशिश करी कहते हैं कैश दे दो यार, जितना जीपे देंगे उसका फिर जीएसटी का इम्पैक्ट आएगा, मुझे क्या दिक्कत है। तो जीएसटी मेरी जेब में भी नहीं जाना, वो इंडायरेक्टली सरकार को जाना है, जो चार्ज हो गया आपसे वो आपको जाना ही पड़ेगा। अब मैं रेंट पे फ्लोर ले रखी है, मेरे ओनर रेंट पे जीएसटी लगाते हैं, आधे लोग रेंट पे जीएसटी लगाते ही नहीं है, कारण वो कैश में लेते हैं, पर इनकी व्हाइट मनी दिखाते हैं ये क्यों, इसी बिल्डिंग पे लोन चल रहा है, वो दिखाते हैं कि लोन की किस्त कहाँ से भरी, टेनेंट से रेंट आता है, ग्लैमजोन वो भी रेंट देता है, मैं भी रेंट देता हूँ, वहां से रेंट आता है और मैं किस्त पे करता हूँ, तो रूट भी तो बनाना पड़ेगा। अगर व्हाइट में खर्चा खड़ा हो रहा है तो इनकम भी तो व्हाइट में दिखानी पड़ेगी, तभी वो मिटिगेट होगी आप उसमें। और व्हाइट में रेंट दिखाते हैं फिर मेरे पे जीएसटी लगता है 18%। मैं क्या लड़ूं किसी से कि हाँ जी रेंट कम कर दो, कहते रखा हूँ मैं तो 18% जीएसटी लेने, मुझे 15 पर क्या। मैं किसी को कहूँ जी 50,000 रेंट बहुत ज्यादा, कहते 50 नहीं 59। मैं शायद पंचकुला के बंदे ढूंढ रहा था कि बीच में डाल लें, सिफारिश लगा दें कि रेंट थोड़ा कम कर दें, कहते कम 59 तो मैं ही बोल रहा हूँ विद जीएसटी 50,000 प्लस 18%, रेंट पे है ही 18 है, हमारे एजुकेशन सेक्टर पे 18 है, कोई 2% हो 5% हो बंदा माने। एक होता है कॉम्पोजिशन नंबर, नाम सुना होगा आपने कॉम्पोजिशन। अब वो कह के हमने ऑनर को दिलवाया कि सर मेरे लिए 18 कोई काम का नहीं, मेरे 18 काम का नहीं, मैं आपको 18% देता हूँ, मेरे लिए डेड है, ले लो काम तो करना ही है, चलो मन समझा लेंगे, रेंट 60,000 है, वो कम टैक्स देना पड़ता है जी। आप कभी वहां पे गए कैपिटल बेकरी, सेक्टर 10 में गए, गए कैपिटल बेकरी, उसके स्विस रोल बड़े अच्छे हैं, कभी गए हो, आज के बाद दोबारा जाओ ना तो वहां बोर्ड पढ़ना कॉम्पोजिशन स्कीम लिखा हुआ है, छोटा व्यापारी, आप कर लीजिए, हाँ छोटा व्यापारी मींस उनको सारे रिकॉर्ड मेंटेन करने की जरूरत नहीं, बस वो सेल्स का 1% टैक्स पे करते हैं फ्लैट, दे कांट हैव टू मेंटेन द रिकॉर्ड्स ऑफ परचेज सेल, कुछ नहीं करना, बस जो सेल आप मुझे बताओगे, पर लिमिट है, आपकी सेल एक साल में 1.5 करोड़
से ऊपर नहीं होनी चाहिए। अब मैंने अपने ऑनर को कह के कॉम्पोजिशन नंबर दिलवाया कि सर अब वो मुझसे 18 नहीं 6% लेते, पर फिर भी बेटर है, 18 से तो 6 बेटर है, 12% तो बचता है। नहीं 6, 8 तो ही नहीं ना, अब 18 का नहीं, इनपुट नहीं मिलता कॉम्पोजिशन में, इनपुट नहीं बच्चे होगा कॉम्पोजिशन में, तो आईटीसी मिलता ही नहीं, क्या हो गया। कॉम्पोजिशन का सबसे बड़ा ड्रॉबैक और प्लस पॉइंट, ड्रॉबैक ये आईटीसी नहीं मिलता, प्लस पॉइंट ये कोई रिकॉर्ड नहीं रखना, वरना आपको हर महीने के महीने रिकॉर्ड। अब आपको दिक्कत आता हूं मैं, आप थर्ड सेमेस्टर पढ़े हुए हैं, जीएसटी हमने पढ़ लिया, अब मैं जीएसटी इसीलिए नहीं पढ़ाता, वरना आप पढ़ाएं, कई बच्चों ने रिक्वेस्ट करी, मैं कहा नहीं, कारण मैंने माड़ा पढ़ाना नहीं, अच्छा आपने सुनना नहीं, दोनों पार्टी, क्योंकि जीएसटी शुरू ही, अब आपने देखा होगा इन दिनों जो पेपर आने शुरू हुए हैं, थोड़ा सा यूनिवर्सिटी ने न्यूमेरिकल टच डालना शुरू कर दिया, पहले तो बिल्कुल रद्दी पेपर था इनका, बोले जीएसटी के नाम पे बेइज्जती कर रहे थे हिंदुस्तान की। पावर्स बताओ जीएसटी के, कौन पूछता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट बताओ, कास्केडिंग इफेक्ट बताओ, यार प्लस वन के बच्चे को बता दीजिए। अब बीकॉम के बच्चे से उम्मीद कर रहे हैं कास्केडिंग इफेक्ट, मैं प्लस वन वालों को उठाता हूँ, आपके बराबर उठा दूं ना, प्लस वन वालों को आपसे ज्यादा जीएसटी आता होगा इस टाइम भी, और ज्यादा जानते होंगे, मैं पढ़ाते ही ऐसे, तो मैं कहूँ इनको क्यों बताऊं, प्लस वन में सेम जीएसटी है, जर्नल विद जीएसटी, अगर आपको याद तब आ गया था, और हमें मैं सारा समझाता हूँ क्यों जीएसटी है। अब मैं बताऊं जी, अल्कोहल और लिकर पे, आपके टाइम नहीं था, अल्कोहल एंड लिकर पे नहीं लगता, उसकी बात चलती है कि क्या कारण है, वैट लगता है। अब वो बताओ जी क्या जरूरत है, पर पॉइंट ये ना कि जब पढ़े हैं तो चीज तो समझो यार, उसको फायदा ही नहीं, इन्होंने न्यूमेरिकल डालना शुरू करा, चलो थोड़ा ऑटोमेटिक टेस्ट चेंज होता है, ये पॉइंट है। नहीं फिर रेगुलर करती हैं तभी तो लेते हैं, रेगुलर नंबर लेते हो आप, जब नंबर लेते हैं जीएसटी तभी सोच समझ के लेते हैं कि क्या मेरा इनपुट है, फिर तो मैं जाऊं, वरना इतना क्यों पंगा लूंगा, डॉक्यूमेंट बनाओ, ऑडिट कराओ, फिर तभी छोटे लेते हैं सारे कॉम्पोजिट लेके बैठ, बच्चे समझे नहीं, फिर बड़ा बंदा कैसे बनेगा, 1.5 करोड़ क्या चीज है उन्होंने, कुछ भी नहीं है, क्या समझता है 1.5 करोड़ को, वहम है ना तेरा, किसने कहा तुझे, कितनी कच्चे में कर लेगा, चल फिर तो सारे कैश में कर ले, चाहे 10 करोड़ का कर ले, चीज समझ रहा है। मैं कह रहा हूँ चलो 2.5 का उसमें कर लिया सर, फिर मेरी 60 पैसे की उसमें आप ना हमेशा एक छोटी सोच लेके चलते हैं, तेरी सोच बोलता हूँ, चल तो 2.5, 1.5, 4, 5 करोड़, तेरी लिमिट 5 करोड़ है, तो कभी नहीं सोचता 500 करोड़ करना है, समझ पा रहे ना। अब मैं कभी सोचूं, मैंने जब स्टार्ट किया था 4-5 तो सोचा होगा, आज करोड़ रुपए भी गेम छोटी लगती है मुझे, क्या चीज है करोड़ रुपए, कोचिंग कुछ भी नहीं, आने वाले टाइम में 2-2.5 करोड़ भी सोच रहा हूँ, पर इतनी छोटी सोच लेके चलूंगा तो जीएसटी नंबर मुझे लेना पड़ेगा, मैं तैयार हूँ, कारण क्यों, यार 18 देके मैं 82 खाऊं ना। अब ये सोच रहे कमाने नहीं, और रतन टाटा ये सोचेंगे 1.5 करोड़ की छोटी छोटी फर्में बनाए, कहां पहुंचेंगे तो, समझे। चलिए जी, अब अगला पॉइंट लिखेंगे, तो हमारे पास टेक्स्ट टू बी राउंड ऑफ इनकम, अब हेडिंग दीजिए न्यू स्कीम, हेडिंग दीजिए न्यू स्कीम 115 बीएससी, जो आजकल मार्केट में नहीं चल रही है, जिसको कई टीचर न्यू टैक्स रजीम भी कहते हैं मार्केट में, न्यू टैक्स रजीम, वैसे आजकल ये बाय डिफॉल्ट टैक्स रजीम, बाय मैं लिख रहा हूं न्यू टैक्स रजीम, न्यू स्कीम जी, न्यू टैक्स रजीम, सरकार ने एक नए रेट लॉन्च करे हैं ओल्ड के अलावा, ओल्ड तो चल ही रहा है 0 से 2.5, तो आपकी ऑप्शन है, क्या पूछना बोलो। 115 बीएसी नाम है इस सेक्शन का, 115 बीएसी ये सेक्शन का नाम है। अब ये है किनके लिए, लिख लीजिए, पर अभी लिखवा रहा हूं बस, टैक्स पर हम ओल्ड के अकॉर्डिंग निकालेंगे, फॉर इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई एंड एजेपी। जब ये नया सेक्शन आया था पहली बार 2022-23 में, पहली बार जब आया था, कोरोना का टाइम था, तब प्रॉपर लॉन्च नहीं हो पाया, तब इन्होंने सिर्फ 2 लोगों के लिए स्कीम लॉन्च की थी, इंडिविजुअल एंड एचयूएफ, फालतू नहीं। अब इन्होंने बराबरी कर दिया कि तुम भी आ जाओ यार, एओपी बीओआई एजेपी तुम भी बराबर हो जाओ। अब ये स्कीम क्या है, ध्यान से सुनेंगे, 0 से 3 लाख, अगर आप देख पा रहे हैं स्टार्टिंग कहां से हो रही है, 3 लाख, 0 से 3 लाख नीला जी, थोड़ा ज्यादा है, जल्दी लिखेंगे, 3 लाख से 6 लाख, 3 लाख से 6,
5 6 लाख टू 9 लाख, और मैं सही कहूं तो इसके अंदर भी अब चेंज आ चुका है। जो अभी 23 जुलाई को बजट आया है वो 3 to 7 हो चुका है। यहाँ कोई और असेसमेंट ईयर 25-26 है, वो अगला असेसमेंट ईयर है, हमें वो एप्लीकेबल नहीं है। दैट्स वाई मैं वो पुराना लिखवा रहा हूँ कि बड़ा मिसकंडक्ट होता है इसमें। आते हैं बच्चे यार जैसा चला पढ़ा देते हैं, जैसा सुन लेते हैं, वो अजीब सारी बात बोल देते हैं कि ये सुना हुआ है। मैं कहा भाई कल सुना हुआ है, मानते तो है नहीं। मैं कहा भाई बुक खोल ले, शायद बुक होगी तेरे पास, उसमें आराम से पढ़। असेसमेंट ईयर में हर चीज किस पे बेस करती है, आपके ए वाई। तो मैंने फर्स्ट डे आपको आते पूछा था कि जब बुक है, जो टाइटल मेरे पास भी है कि ए वाई कौन सा है, तो मैं बड़ा सीमित होके आपसे ए वाई 24-25 की ही बात करूंगा। अब मैं कहूँ जी इस बजट की बातें आपसे करने का फायदा ही नहीं, आपको सिलेबस में है ही नहीं, तो आप क्यों करेंगे। हाँ 12 तारीख को सी इंटर का बैच स्टार्ट करना है, उसमें करनी बातें 25-26 की हैं। हमें ये भी ध्यान रखना पड़ता है, पिछली बार भी ऐसे हुआ था, आपका एक असेसमेंट ईयर बैक चलता है, उनका एक असेसमेंट ईयर आगे चलता है। अब आपको देख के पढ़ाना है इसके अकॉर्डिंग, पर लिटिल बिट ज्यादा चेंजेस नहीं है, ओनली कैपिटल गेन चेंज मोस्टली। हाँ स्टैंडर्ड डिडक्शन सैलरी की 50 से 75 होगी, छोटी छोटी चेंजेस हैं, बड़ी। अब 9 लाख टू 12 लाख, 9 लाख टू 12 लाख, 15% सही कह रहे हैं जी। 12 लाख टू 15 लाख, 20 बचे। और मोर देन 15, यहां आगे कुछ नहीं है। 30, यहां 25 सरकार ने गाइड, मोर देन 15, 30। पर यहाँ एक अच्छी चीज है, बहुत ज्यादा अच्छी चीज है इसके अंदर, कई चीजें रिलैक्सेशन है, पर ड्रॉबैक्स भी है। ये चीज आपको पढ़ के बात हो जाएगी। सरकार को चीज लेके आती है तो प्लस लेके आ रही है तो माइनस मिलाएगी। अगर उस चीज को छीना है, टैक्सेशन छीना है, रेट कम कर दिया 20% से 12.5%। तो मैं करंट एग्जाम ला रहा हूँ, डिडक्शन नहीं बोल रहा था मैं आपको पहले दिन, 80C करा दो, पीपीएफ करा दो, 80D करा दो। इस स्कीम के अंदर आपको कोई डिडक्शन नहीं मिलती, इवन दो यू आर जेन्युइनली डिपॉजिटिंग पैसा इन पीपीएफ, इन एलआईसी, इन ट्यूशन फीस, इन नाबार्ड, इन बॉन्ड्स, इन सुकन्या समृद्धि, इन एनी पीपीएफ फंड, स्टैट्यूटरी फंड, इन एनी मेडिकल इंश्योरेंस, आपको कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा, कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा, वो बंद हो गया इस स्कीम के अंदर। तभी आज के टाइम पे एक और सुन लो, ऑप्ट आउट स्कीम है। क्या वर्ड है? ऑप्ट आउट। अगर आप आज के टाइम पे रिटर्न भरवाने जाते हैं और आप सीए को कुछ नहीं बताते या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कुछ नहीं बताते मैं किस स्कीम में भर रहा हूं, दिस इज द बाय डिफॉल्ट स्कीम। तो बाय डिफॉल्ट होता है, ये चूज कर लिया जाएगा, दिस यूर न्यू स्कीम, यू आर अंडर न्यू स्कीम। अगर आप ओल्ड स्कीम में जाना चाहते हैं, ओल्ड स्कीम मतलब ये वाली स्कीम 0 से 3, 2.5, जो भी सीनियर जूनियर एज पूज एवरीथिंग, इसके लिए फिर आपको टिक करना पड़ेगा वहां पे ऑप्शन ऑप्ट आउट। ऑप्ट आउट मतलब मैं बाहर जाना चाहता हूं, किससे? न्यू स्कीम से। ये पहले न्यू स्कीम में ऑप्शन थी, इस बार इन्होंने बाय डिफॉल्ट, मतलब अगर आपने रिटर्न भरी फालतू कुछ ना बोला तो बाय डिफॉल्ट वो जाएगी किसके अंडर? न्यू स्कीम। तो बच्चा कहता है इसमें दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है अगर तो आप सैलरी वाले पीपल हैं फिर तो कोई दिक्कत नहीं, बिकॉज सैलरी वाले पीपल को हर साल ऑप्शन है वेदर ही और शी कैन ऑप्ट फॉर ओल्ड और न्यू। जैसे आज मुझे न्यू में बेनिफिट लगा, न्यू में हो गया, अगले साल मुझे ओल्ड में बेनिफिट लगा, मैं ओल्ड में हो गया, अगले साल फिर न्यू में लगा, फिर न्यू में, फिर ओल्ड में, आई कैन शिफ्ट इट बड़े इजीली। हाउस प्रोपर्टी इनकम नो इश्यू एट ऑल, कर चलो कभी ओल्ड न्यू हमें कुछ नहीं। इफ यू हैव अ बिजनेसमैन देन यू कांट शिफ्ट इट कंफर्टेबली। आपको सोच समझ के ओल्ड में जाना है, सोच समझ के न्यू में। अगर एक बार न्यू में चले गए दोबारा फिर ओल्ड में एंट्री नहीं है, लाइफ टाइम, लाइफ टाइम यू टर्न नहीं है। मतलब फिर अगर ओल्ड में है तो चल ही रहे हैं, और कई प्लस बेनिफिट्स अभी नहीं समझ आएंगे, जैसे डेप्रिसिएशन, यू नो द वर्ड। नॉर्मल एक होती है, एक होती है एडिशनल। एडिशनल एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन नहीं दूंगा, अब वो बच्चा तो फिर क्या हो गया, पागल हो गया। डेप्रिसिएशन ना देने से प्रॉफिट ज्यादा आएंगे, टैक्स ज्यादा देने पड़ेंगे, यार हद होगी, क्यों नहीं फायदा अपने को। तो ये सोच समझ के लेने वाला फैसला है, ये नहीं कुछ भी कर दिया यार, ऐसी वैसी बोल दिया, नहीं, दिस इज अ रॉन्ग वे। क्लियर? 20% डिप्रिसिएशन वाला होता था,
वही बोल रहा हूं मैं, एडिशनल इसमें नहीं मिलता, इसमें नहीं मिलता। लो सुनिए जी आगे। तो ये हो गया मैंने आपको जो बताया न्यू स्कीम का टैक्स रेट, और अभी मैं इसके अंदर फालतू कुछ नहीं कर रहा। सेस वही 4%, सेस वही 4%। हाँ वो नहीं मैंने अभी आपको बताया इसके अंदर फालतू रिबेट, 87 का रिबेट पहले न्यू स्कीम में नहीं था, बट आज इसके अंदर भी आ चुका है, पर उसका रेट भी काम नहीं आएगा हमारे पर। मोटा मोटा बताता हूं क्या आ गया, वो आ गया अप टू 7 लाख। मैंने अभी आपको ये कितना बढ़ाया था अगर आप बता सकते हैं। ये 5, इसको सामने रख रहा हूं जान के कि आपको थोड़ा कैच हो जाए। ये 5 है ना बस, ये ओल्ड स्कीम के अंडर है। न्यू स्कीम के अंडर है 5 की जगह क्या कर दिया 7। और लॉ क्या कर दिया, लॉ सुन लो, टैक्स पेबल, लॉ कर दिया, लिखना नहीं है बाद में हो जाएगा, टैक्स पेबल और 12,500 की जगह कर दिया 25,000, डबल। तो बच्चा कहता है बार बार आएगा क्या, एवरीथिंग बुक में लिखा पड़ा है। पर अच्छी खबर ये है, हमें एक ही बार क्वेश्चन निकालने टैक्स पेबल के, भी पहले चैप्टर में थोड़े से पेपर में आते नहीं है। मेनली एग्रीकल्चर इनकम में टैक्स निकालना आएगा, पर वहां पे ये बातें होती नहीं है, वहां पे ये बातें होनी नहीं है। मेनली टैक्स पेबल का क्वेश्चन ही कहां चलता है, सेकंड सेमेस्टर, सिक्स सेमेस्टर में चलेगा, यहाँ चलना नहीं है। यहाँ तो हमें हेड्स ऑफ इनकम ही निकालना सिखाया जाएगा, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन एंड अदर सोर्स। अब हम छोटी सी पीडीएफ में आपको शेयर करता हूं आपके टेबल पे, आप एक एक करके क्वेश्चन उसका बनाना हम शुरू करेंगे, एज आंसर की शुरू करेंगे। मैं आपको पेज देता हूं, पहले एक बार रिवाइज करो, स्लैब बड़ा इंपॉर्टेंट। और सेस तो 4 ही है, इसमें क्या याद करना है इसके अंदर, तो कुछ भी नहीं। हाँ जी, न्यू वाला करें ओल्ड वाला? आप ओल्ड करेंगे जी, जब तक पेपर में ज्यादातर चांसेस आपके ओल्ड ही हैं, वरना पेपर में हर क्वेश्चन में लिखा होगा कांट ऑप्ट फॉर न्यू स्कीम, स्पेशल लिखा होगा वो, ठीक है। ये सब लोग करेंगे एक एक अगर फाइनल है तो मैं ओल्ड वाला नहीं, हर सर ऑप्शन है जी, बिजनेसमैन को नहीं है, बस बिजनेसमैन को ऑप्शन नहीं, एग्जाम में तो लिखा होगा। अगर फाइनल है फिर न्यू स्कीम बाय डिफॉल्ट, फिर फिर ये वाली same। नहीं अगर कहेंगे, इन्होंने कहा कि अगर कुछ लिखा ही नहीं है तो किससे करेंगे, फिर बाय डिफॉल्ट वैसे ओल्ड से आती है। अब सीए में पेपर आया था मई 24 का, उन्होंने स्पेशल लिख के डाला कि सारी ओल्ड से करना है। ए पेज इधर दे दीजिए इनको, एक शीट मुझे दे दीजिएगा बाद में। लास्ट में आ गया जी आपके पास पेज, डन है जी। कुछ नहीं है, एसोसिएशन है जी, ग्रुप ऑफ पीपल्स, बनाना ग्रुप ऑफ पर्संस को हम लोग कहते हैं जी एओपी, वही है वही है। लो जी सुनिए, 2 मिनट लेंगे बस, और मैं यहाँ पे पीडीएफ बाद में ओपन करूंगा, पहले आपको ऐसे ही रीड करा रहा हूँ। शुरू करते हैं यहाँ से क्वेश्चन। तो आपके सामने 1 से लेके आप देख पा रहे हैं 15, पहले टिक करो। 14 15 तो आपकी बुक का है, 14 15 तो आपकी बुक का क्वेश्चन है, मैंने वहीं से कॉपी किया हुआ है कि आपको प्रैक्टिस के लिए मिल जाएगा, किसी बहाने बुक का क्वेश्चन हो जाएगा। 14 एंड 15 हो जाएगा। पहले 13 क्वेश्चन मैंने अपने अकॉर्डिंग बनाए हुए हैं, जो मैं आम प्रैक्टिस कराता हूँ सेम सी इंटर वालों को, फर्स्ट डे सेकंड डे वही आपको की पहले सीखते हैं कि हाउ टू कैलकुलेट द टैक्स। अब शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। एक बार आप यहां से देखेंगे मेरे साथ साथ, एक दो क्वेश्चन जितने हो पाए बेस्ट है जी, बाकी रेस्ट आप घर पे भी इसको कर पाएंगे, पर ध्यान से पढ़ना प्लीज। और कुछ ना लिखा हुआ रेजिडेंट मान के चलेंगे, कुछ ना लिखा हुआ क्या मानना है, रेजिडेंट, और एज कुछ ना बताई हो तो लेस देन 60, लेस देन 60 कुछ बेसिक पॉइंट्स आर देयर, ओके। पहला पॉइंट, टोटल इनकम रोहन की एज 70, और एज का बेनिफिट तब मिलता है अगर क्या हो, आगे लिखा हुआ है, और रेजिडेंट इन एरिया लिखा होगा, एंड असेसमेंट ईयर अंडरलाइन करो, पक्का लिखा होगा कौन सा, 24-25, ये बहुत जरूरी है पेपर के लिए। कितनी इनकम है, 10,90,450, तो कंप्यूट हिज टैक्स लायबिलिटी। तो मैं करना कैसे, एक क्वेश्चन करके दिखाता हूं, फिर आप बाकी उसको बना के देखिएगा। हेडिंग दीजिए पहले का, कैलकुलेट टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर रोहन, हाँ जी फॉर द AY असेसमेंट ईयर, कौन सा बोलते हैं आप, 24-25। आराम से इसको बनाइए, कोई दिक्कत नहीं, फॉर्मेट अपना अपना हो सकता है हर बच्चे का, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। तो नेक्स्ट लाइन में टोटल इनकम, और मैंने कहा था
मैं भी जीटीए वगैरह के चक्करों में नहीं पढ़ूंगा। टोटल इनकम कितने इनकम बताई थी मैंने आपको, 10,90,450। काइंडली सी, क्या आपको राउंड ऑफ लग रहा है इनकम बच्चे, जल्दी बोलेंगे। बिल्कुल, तो नो नीड ऑफ राउंड ऑफ अगेन। ओके, नाउ अब टेक्स्ट कैसे लगाना है, तो लिखने का तरीका ज्यादा है यार, थोड़ा टाइम लग जाता है, एक क्वेश्चन में टाइम लगाएंगे, बाकी सब में शॉर्टकट चलेगा और कैलकुलेटर चलेगा थोड़ा सा जल्दी, ठीक है। तो मैं अभी के लिए पूरा तरीका, 0 से लिखेंगे, 0 से 2.5 लाख, यू नो दैट 0 से 2.5 लाख इज इक्वल टू नील, लिखते जाइए नॉर्मली, 0 से 2.5 लाख। हाँ एज क्या है, सॉरी मैं ध्यान नहीं दिया भाई, ऊपर लिखवा दीजिए, एक साइड पे लिख लो एज 70, ये लिख लिया करो फिर याद रहता है, लिख लो साइड पे एज 70, वो नॉर्मल लिखिए इसको, एज 70 लिखिए, 0 से कितना हो जाएगा फिर 3 लाख, लिखिए 0 से 3 लाख, नीला बच्चे 0 से 3 लाख, 0 से 3 लाख, ध्यान से सीखेंगे नील, और मैं यहां लिख देता हूं 70 एज। ओके, तो 0 से 3 लाख नील, अगला क्या था मुझे बताएंगे, 3 लाख टू 5। वैसे मैं नॉलेज के लिए बता दूं, कभी आप बुक खोल के पढ़ेंगे तो आपको वहां बच्चे 3 लाख नहीं मिलेगा, 3,10,000 मिलेगा, फर्क ना आ जाए, क्योंकि बच्चे का डाउट आ सकता था 0 से 3 लाख हमने वहां कहा, अब 3 लाख कहाँ कवर करेंगे, ऊपर वाले में नीचे वाले में, वो ऊपर वाले में था, तो 3,10,000 समझे नहीं, 3,04,000 है, 3,04,000 को क्या लेंगे, 3 लाख तो ऊपर ही कवर हो गए, नहीं लोगे वो तो, अगर 3,08,000 है, 3,10,000 वो अगले वाले में आता है, तो बुक में कभी पढ़े, मैं तभी ऊपर लिखवाए ना, ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, आप बुक में पढ़े बहुत चीजें हैं टेक्स्ट में, एक सब्जेक्ट ऐसा है जो कभी नहीं पढ़ा और ऊपर से बहुत नया, पर तो उसको पढ़ने के लिए बेस करना पड़ता है, 3,10,000 लिखाओ, फिर 5 लाख, 5 लाख 10 to 10 लाख, 10 लाख मोर देन, तो ऑब्वियसली ठीक है, तो मैं भी 3 लाख ही लिख रहा हूँ, 3 लाख से 5 लाख कितनी इनकम हुई बताएंगे, 2, इस 2 लाख का कितने परसेंट था, 5, कितने रुपए, 10,000, इस 2 लाख का, बाद में तो मैं आपको शॉर्टकट ही बता दूंगा, सीधे ही कर देंगे, अभी के लिए लिख के दिखा रहा हूँ जैसे बुक करती है। अगला 5 लाख टू हाउ मच, 10 लाख, कितनी इनकम हुई, 5 लाख, इस 5 लाख का 20 बचे, 1 लाख, समझिए ध्यान से कैसे स्लैब लगाते हैं, और लास्ट को हम लिखते हैं बैलेंस इनकम। कई बच्चे लिख देते हैं मोर इनकम देन 10 लाख, जो भी लिखते हैं, तो कितनी इनकम एक्स्ट्रा थी, 90,000, कितनी थी 450, इसका कितना करेंगे 30, इसका आप मुझे 30% करके बता दीजिए, 2,7,135 कह रहे हैं, ऐड कर दीजिए, अभी राउंड ऑफ मत करना प्लीज, 5 देख के किधर राउंड ऑफ कर दे, अभी नहीं करना, अभी नहीं करना राउंड ऑफ, तो 1 लाख यही आ रहा है क्या, सही है, हाँ, अब इसमें प्लस करिए सेस, मैं इसलिए वेट कर रहा था आपकी, इसमें प्लस करिए सेस, पूछना कुछ, पूछना जी, 2 लाख का 5% 10,000, 5 लाख का 20 1 लाख, और 90,450 का 30, आपके सामने 27,135, टोटल कर लीजिए 137,135 प्लस 4%, इसी का हाँ, कौन सा जी, 5 to 10 स्लैब रेट है, चेक करो, 5 to 10 लाख 20% है, फैक्स दो तो चेक करो, 5 to 10 लाख, तो इसका 4%, 5,4,5,8,5 ठीक है, 5,4,8,5 ऐड कर दीजिए, 5,4,8,5 प्लस 137,135, तो बोलेंगे 1,4,2, हाँ खुद ही आ गया, ओके ग्रेट, वैसे इसको टैक्स पेबल या टैक्स बोल देते हैं हम लोग, एक बार ये कर लिया हो तो मैं स्क्रीन पे दोबारा रख रहा हूँ एक बार के लिए, काइंडली कैन सी, आराम से इसको आप देख सकती हैं, तो अगली बार मैं शॉर्टकट करने वाला हूँ, इतना टाइम नहीं लगा सकता 13 क्वेश्चंस को, फिर तो बहुत टाइम लग जाएगा हमें, पर अगली बार शॉर्टकट, ये हो गया तो सभी मुझे बताएंगे प्लीज, डन है। अब शॉर्टकट क्या है, हम क्रक्स निकाल लेते हैं, सीधी बात, कि अगर तो देखो सिंपल बात है, इनकम क्या है जल्दी बोलेंगे, मोर देन 10 लाख, तो इतना थोड़ा लिखेंगे पेपर में,
वहां तो एक क्वेश्चन करना है, यहाँ तो बहुत करने हैं, यहाँ तो बहुत करने हैं। तो मोर देन 10, अभी के लिए बता रहा हूँ मैं तो जल्दी, मोर देन 10 लाख, मोर देन 10 लाख के लिए कितने सिनेरियो होंगे आपके पास? 3 सिनेरियो होंगे ऑब्वियसली। कौन कौन से? एज याद है, लेस देन कितनी बच्चे? 60, 60 और मोर, लेस देन 80, 80 और मोर। ओके रिपोर्ट है। अब 10 लाख के ऊपर गया तो मैं तो एक चीज जानता हूं जी, फ्लैट 30, अभी करके दिखा दूंगा। 10 लाख के ऊपर गया तो फ्लैट 30, मतलब मैं कहूँ जी 11 लाख, बहुत बढ़िया हो गया। 10 लाख छोड़ दो, ऊपर कितना गया? 1 लाख, उस 1 लाख का 30 क्लियर कट हो गया, 30,000। अब अगर एज लेस देन 60,000 है तो आप सीधा ही ऐड कर दीजिएगा 1,12,500। वो कैसे? 0 से 2.5 माफ है, अगले 2.5 लाख का 5% कितना हुआ? 12,500। अगले 5 लाख का 20 कितना हुआ? 1 लाख। 1 लाख प्लस 12,500, 1,12,500। अगर एज 60 और मोर है, मान लो 60 और मोर, कितना माफ होता है इसको? 3 लाख। 0 से 3 माफ है। अगले 2 लाख का कितने परसेंट? 5। 2 लाख का 5, 10,000। अगले 5 लाख का तो 20 होता है, 1 लाख। तो इसका डायरेक्टली क्या बन जाया करेगा? 1 लाख 10 बन जाया करेगा। अगर जिसकी एज 80 और मोर है तो उसका 5 तो माफी है, अगले 5 का उसका 20 कितना बनेगा? 1 लाख। मतलब आपको बार बार इतने स्टेप्स लिखने की जरूरत नहीं है। अगर 10 लाख से ऊपर होगा, ये तीनों 10 लाख तक होगा, बिल्कुल सही, एग्जैक्ट 10 लाख तक हो गया। 10 के ऊपर तो है ही 30 जी। आप पूछिए। रेजिडेंट था रेजिडेंट, हम वही कह रहे हो, रेजिडेंट है, आगे क्या पूछना है? तो फिर उसका वो 3 से 5 लाख माफ नहीं किया हमने, जो 10,000 का लगाया हमने, वो 3 से कहाँ माफ किया भाई तुझे? क्या हो गया? ऐसा ही नहीं, 5 लाख तक माफ कर ही देते। क्या हो गया? नहीं लेकिन वो 80 में माफ है भाई, 70 साल एज है, ऐसी चीजें ना करो नहीं, ये था कि जो हमने उसमें डिबेट थी यार। रिबेट कब थी? चलो आपकी बात पे आता हूँ, पढ़ो वहां पे रिबेट पढ़ो। फॉर इंडिविजुअल प्लस रेजिडेंट प्लस पब्लिक अप टू 5 लाख। यहाँ इनकम कितनी है? 10 लाख। हाँ, ये थोड़ा कि आप कहोगे कि 5 लाख तक रिबेट है। टोटल इनकम इज अप टू 5 लाख। अच्छा तो 5 लाख तक तभी मिली। तभी मिलेगी ऐसे, बिल्कुल देंगे यार। ये तो हर जगह सरकार में चूना लगाने समझ लो तुम लोग। यहाँ तक कोई डाउट है? पूछिए। सही हुआ, थोड़ा सा हिंट मिला। चलिए ग्रेट। अब मैं दूसरा क्वेश्चन ऐसे ही रीड कर रहा हूँ, उस पर तो वैसे रिबेट लग जाएगा, थोड़ा सा देखना पड़ेगा। टोटल इनकम ऑफ मिस तान्या, एज 50, तो एज का मैटर नहीं। नॉन रेजिडेंट वैसे ही मैटर नहीं, क्योंकि नॉन रेजिडेंट को वैसे भी एज का बेनिफिट नहीं मिलता। इनकम कितनी है ये बताओ? 4,94,000। बच्चा इतने में बोल देता है तो 5 लाख से कम है। 4,94,000 5 लाख से, तो इसका तो टैक्स नहीं बनेगा, पर मैं कहूंगा जी बनेगा। रिबेट नहीं मिलेगी, क्यों? नॉन रेजिडेंट है। रिबेट किसको मिलती है? अब ये कंडीशंस आपको बार बार समराइज करनी पड़ेंगी ही पड़ेंगी। क्लियर? अब मैं लिख रहा हूं क्वेश्चन 2, आप मुझे बताना एक बार के लिए, टोटल इनकम कितनी है? एक मिनट जी बस। टोटल इनकम कितनी है? 4,94,000। मैं ज्यादा नहीं लिख रहा, एज वगैरह नॉन रेजिडेंट आपने अपने हिंट के लिए लिखना लिख सकते हो कि नॉन रेजिडेंट है, एज ये है, एज का तो चक्कर ही नहीं है यार। नॉलेज के लिए लिख लेता हूँ ब्रैकेट में, कौन है नॉन रेजिडेंट? कौन है नॉन रेजिडेंट? तो यू नो दैट नॉन रेजिडेंट हो तो उसके लिए तो एक ही स्लैब रेट थी, कौन सी वाली? टॉप, 0 से 2.5। तो 0 से 2.5 लाख कितना होता है जी? नील, नील कहेंगे। फिर तो मैं बैलेंस ही बोल सकता हूँ, फिर तो बैलेंस इनकम 244 हो गया। बैलेंस इनकम 2,44,000, इसका 5% 12। ऐसे ना कर भाई, टाइम आना शाम का, पर गड़बड़ हो जाती है, इट्स फ्राइडे नाइट हो जाता है। तो 12,200, 0 से 2.5 लाख नील है, 2.5 से बैलेंस बचे 244, इट्स 5%, 12,200। बट गलती मत कर देना कि फिर वही याद रहेगा, भूल जाओगे 5 लाख है।
वहाँ कंडीशन थी इंडिविजुअल भी है, वहाँ कंडीशन थी टोटल इनकम 5 लाख से कम, 5 लाख से कम भी है, रेजिडेंट। मैंने तभी प्लस लिखवाया था। लॉ पढ़ते हुए एंड और में फर्क समझो। एंड मतलब तीनों कंडीशन मुझे क्युमुलेटिवली चाहिए, इंडिविजुअल भी चाहिए, रेजिडेंट भी चाहिए, और इनकम भी 5 लाख से अप टू चाहिए 5 लाख भी चलेगा। तो अब ये 12/200, तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ भाई, तो आ जा 12/200 प्लस सेस करना, देखो आपका काम है भाई, बता दो यार, 12 के 4 122 488, हाँ जी 488, यू कैन एडिट 12 688, इसको मैं सीधा नहीं लिखूंगा, यू नो दैट, राउंडेड ऑफ टू 12,690 आ गया क्या? हाँ जी ग्रेट। नाउ दिस इज द टैक्स, दिस इज द टैक्स पेबल बाय मिस तानिया, एज 15, नॉन रेजिडेंट, इवन द इनकम इज लेस देन 5 लाख। तो ये आपको आज नई चीज खाई गई है कि अगर आज के बाद नॉर्मल इनकम तो कोई बंदा हमसे पूछे तो वी कैन कैलकुलेट द टैक्स ऑन इट, बस एक्सेप्ट स्पेशल इनकम इज देयर, जैसे लॉन्ग टर्म गेन्स, शॉर्ट टर्म गेन्स, वो नहीं भी मैंने बात करी, लॉटरी बात नहीं करी, वो थोड़ा टेक्निकलिटी की तरफ चला जाएगा, वो धीरे धीरे करेंगे। अब अगला क्वेश्चन मैं अभी करा नहीं रहा, काइंडली सी, अगर आप घर जाके इसको देखेंगे 9 के ABCD पार्ट है, देख रहे हो आप, उसमें हल्का हल्का फर्क है, कई आंसर तो कैलकुलेटर पे आ जाएंगे आपके, मतलब इस पे भी लिख के लेके आ सकते हो, मतलब मैं जज करता हूँ। और अगले में 6 पार्ट है यार, कारण किसी में लिखा हुआ है A70 रेजिडेंट, A70 नॉन रेजिडेंट, तो आप कहेंगे फिर तो वही स्लैब, मतलब आंसर रिपीट होंगे, आंसर रिपीट होंगे। अगर मैं देख पा रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 10 देखो, क्वेश्चन नंबर 10, प्रवीण एज बोलो 60, नॉन रेजिडेंट, बस नॉन रेजिडेंट बोलते ही पुरानी स्लैब, और इनकम 8,90,460, नो इशू। 11 देखो, एज बोलो 64, रेजिडेंट, बनी बात। अब शॉर्टकट सुनो इसका, मैं 11 का अभी 1 मिनट से पहले करा रहा हूँ, कैलकुलेटर चलाओ। 11 मुझे इनकम बताओ कितनी है भाई, 11 लाख, सॉरी 11 लाख कितना बोल रहे हो, 45 640 ना, मैं अभी शॉर्टकट कर रहा हूँ इसका, सीधा शॉर्टकट, इसके 2 एरो बना रहा हूँ बस, क्या अप टू 10 लाख, याद आ गई बात मेरी, अप टू 10 लाख, मोर देन 10 लाख, एक बार 500 ना बोल भाई मेरे, कारण A64 है, A64 है और रेजिडेंट है, A64 हो तो याद करो स्लैब रेट कौन सी, 0 से 3, बिल्कुल सही बिल्कुल सही बिल्कुल सही। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1,10,000, मोर देन कितना गया मेरे भाई, 1,45,640 का 30 बता दोगे, 436,92, ओके, तो 43,692, समझ आ रहा है, अप टू 10 लाख, 0 से 3 माफ था, 3 से 5 2 लाख का 5%, अगले 5 लाख का 21 लाख, तो 110 फ्लैट लगा दिया मैंने, और 10 लाख के ऊपर जितना गया उसका 30, इन दोनों को ऐड कर लो यार, 153,692 प्लस सेस 4%, इसका 4% बता दो पहले मुझे, 614, 68 है तो इसको 8 कर सकते हैं, इसको 8 कर सकते हैं, इतना तो अपन इसको राउंड ऑफ पहले, नहीं, सबसे लास्ट, सबसे लास्ट, ऐसे तो फिर हर स्टेप पे करते रहेंगे बच्चे, बहुत हो जाएगा। टोटल बोल रहे हो 1, दिस इज द फाइनली टैक्स लायबिलिटी, तभी मैंने आज आपको करवाई दिया फाइनली, ये आपकी टैक्स लायबिलिटी, ये आपकी टैक्स लायबिलिटी, डन है जी, क्लियर हुआ। और आप में से काफी बच्चों का नंबर तो मेरे पास आ चुका है बच्चे, जिनका रह गया, मैं जितना आ गया पहली बात तो उनको लेके मैं एक बार ग्रुप बनाता हूँ, ठीक है, जिनका एडिशन करना रह जाए डे बाय डे ग्रुप में आते रहेंगे, मैं 3 लेक्चर आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगा, जिनके नंबर मुझे आ गए, जिनके नंबर नहीं आए तो मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा, मैं नंबर सेव कर लूंगा आपका, अभी के लिए उनको ऐड कर देता हूँ, फिर धीरे धीरे सबको ऐड करते जाएंगे यहाँ क्लास में बैठे बैठे। तो 3 लेक्चर्स आपके हो चुके हैं, यू बेटर नो दैट, उसमें मैं अपना पोस्टर तीनों लेक्चर्स आपको दोबारा शेयर कर दूंगा, मंडे ऑल्टरनेट नाउ फिक्स, ओके। आप 6:30 का 6:35 आ सकते हैं, कोई इशू नहीं है, क्योंकि मैं आपसे फ्री होता हूँ, इधर सेटअप करता हूँ, तो आराम से लास्ट पेज आपका ही है, ओवर करते करते लास्ट टू लास्ट हम 8 रखा करेंगे, मतलब आपको घर पे दिक्कत ना हो,
7:45 55 लाइक दैट 8 ओके। तो बता के रखना आपने। तो क्लासेस इसी मोड में चलते रहेंगे और ये क्वेश्चंस घर पे ट्राई जरूर कीजिएगा। लास्ट वाले तो आपकी बुक ही है, एक इलस्ट्रेशन है, एक प्रैक्टिकल है आपकी बुक का, और वो काफी ज्यादा है, अगर आप देख पा रहे हैं उसके अंदर सब पार्ट्स हैं, ठीक है। बट आंसर हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। क्लियर है जी? ओके, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।